अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गईएस एंड पीएससी क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। क्रांति एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिससे कि एक नई विचारधारा का जन्म होता है। क्रांति और आंदोलन में बहुत डिफरेंस है। जैसे हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक, और 1857 की क्रांति। तो क्रांति में क्या होती है दोस्तों कि क्रांति में एक नया जन्म होता है और उसमें जो जनाभाव जो रहता है अधिक मात्रा में रहता है। लेकिन आंदोलन में ऐसी चीज़ हम नहीं देखते। जैसे आंदोलन हम गांधी जी का देखते हैं, असहयोग आंदोलन, तो संपूर्ण रूप से जनता ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं की। हाँ, 1857 की लेकिन जो क्रांति हुई थी तो हर वर्ग के व्यक्ति ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया। तो दोस्तों, हम ऐसे ही फ्रांस की क्रांति की चर्चा करेंगे आज। दोस्तों, फ्रांस की जो क्रांति थी दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति का जो लक्ष्य था तो बहुत ही डिफरेंस था, क्योंकि फ्रांस के जो लोग थे वे वहाँ के शासन से इतने प्रभावित हुए थे, इतना वहाँ उनका शोषण किया गया था कि सारी जनता एक दिन सरकार के खिलाफ हो जाती है और क्रांति कर बैठती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो था शासन का, वहाँ की शासन व्यवस्था का तथा शासक का निरंकुश होना। क्योंकि वहाँ की जो दोस्तों व्यवस्था थी ना, तो दिन पर दिन क्या हो रही थी, घटती जा रही थी। वहाँ पर जो पब्लिक थी उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा था। वहाँ के व्यक्तियों को कैटेगराइज किया गया था। सन 16वीं शताब्दी में दोस्तों फ्रांसीसी समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सोचिए आप, पहला तो था कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग और चौथा था साधारण वर्ग। दोस्तों, उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, तो जो कुलीन वर्ग जो होता था उसका जो तबका रहता था वो सबसे ऊपर रहता था और सेकंड में हमारे रहते थे पादरी वर्ग। ज्यादातर जो मायने में देखा जाए तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग दोनों सबसे उच्च प्रवृत्ति रखते थे। उनकी स्थिति समाज में सबसे उच्च रहती थी। वह सर्वशक्ति संपन्न और विशेषा अधिकार प्राप्त वर्ग थे। अब देखिए कैसे सर्वशक्ति संपन्न, क्योंकि जो हमारा कुलीन वर्ग था तो वो तो क्या, जो जैसे हमारे जमींदार हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, तो वो कहलाते थे कुलीन वर्ग। तो वो क्या, उनके पास तो पैसा था, पावर थी, तो शक्तिशाली होना स्वाभाविक सी बात। और दूसरा वर्ग था हमारा पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग जो थे दोस्तों, तो वो भगवान की वहाँ पर क्या करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे, इसलिए वो पूज्य हो जाते थे। ठीक, और जो इन दो वर्गों को सबसे महत्वपूर्ण चीज बात यह थी कि इनको राज्य के जो कर थे उनसे पूरी तरीके से मुक्त थी, उनको कर नहीं देना पड़ता था। और बहुत मामले में हम देखते हैं कि कर की मात्रा ना के बराबर भी थी। तो दोस्तों, इतिहासकार का ये वर्णन करते हैं कि जो कुलीन वर्ग थी तो वह युद्ध करते थे, पादरी वर्ग पूजा करने का काम करते थे, ईश्वर की पूजा, और जनता जो थी तो करों की अदायगी करती थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बातें यहाँ पर आ रही है सामने। उस समय दोस्तों 25% करीब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे यहाँ पे, और जो सामान्य जनता थी तो 75 से 85 के करीब थी।
तो जो टैक्सेशन का जो काम था, जो टैक्स देने का काम था, तो वो जनता करती थी, लेकिन जो शासन करने का काम, युद्ध करने का काम और ईश्वर का काम पादरी करते थे। तो यहाँ ये जो दो वर्ग थे, सबसे ज़्यादा इनकी महत्ता थी। और दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी था कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसे वाला होता था, उसको उतना ही कम कर देना पड़ता था। इस समय के कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग, इन चारों क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अब आप सोच सकते हैं कि जो कोई अभी क्या है, जो कोई जितना ज़्यादा पैसे वाला है, टैक्सेशन अभी क्या देखते हैं अपन वर्तमान में, कि यदि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम होगी, आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे यदि अपन स्लॉट देखते हैं तो 5 लाख से अपना 10% है, 5 लाख के ऊपर 20% है, ऐसे है ना। यदि कोई 50,000 कमा रहा तो वो टैक्स थोड़ी देगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ ऐसे था कि जो कोई जितना ज़्यादा पैसे वाला है और जितना ज़्यादा अर्निंग करता है, उसको उतना ही ज़्यादा मात्रा में टैक्स पे करना पड़ता था। और जो व्यक्ति जितना कम अर्न कर रहा है और उसकी अर्निंग कम है, तो उसको ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ की, और हाँ, और मैं ये हो गए दो वर्ग। और जो मध्यम वर्ग था दोस्तों, तो मध्यम वर्ग थोड़ा सा स्थिति ठीक थी, साधारण वर्ग से थोड़ा ऊपर थी, किंतु उसको भी शासन प्रशासन का कोई लाभ नहीं दिया जाता था और कर प्रणाली भी उसी के लिए थी। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, एक बात याद रखना, भीड़ से बढ़ करके कभी भी, यदि हमें कम चंद लोगों की बात करें, बारात यदि आ रही कहीं पे, तो भीड़ से बढ़ करके बारात नहीं होती, नहीं होती। तो वहाँ पर जो तबका जो शोषित हो रहा था, उसका परसेंटेज ज़्यादा था, और जो उनको शोषित कर रहे थे उनका परसेंटेज कम था। तो ऐसे में उनकी जैसे ही भावना उनके अंदर जागती है क्रांति की, तो क्रांति होना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन देखें कुलीन वर्ग का। हम वहाँ की फ्रांस की सामाजिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ कुलीन वर्ग। तो दोस्तों, 1789 ईस्वी तक यूरोप में जो कुलीन वर्ग था, उनकी जो शक्ति थी, तो बहुत ही कुलीनों और सामंतों के जो अधिकार थे वह बहुत ही उच्च अवस्था में थे। राज्य, सेना और चर्च के जो ऊंचे ऊंचे पद होते थे, तो वह सब इन्हीं को दिए करते थे। जो राज्य के बड़े बड़े पदों को क्या किया जाता था, नीलाम किया जाता था, और जो जितनी ज़्यादा मात्रा में बोली लगाता था, उनको वह पद दे दिया जाता था। अब जो कुलीन वर्ग है वह क्या बन गया, जमींदार बन गया। अब जमींदार बनने के पश्चात क्या होता था दोस्तों, ये लोग जो मध्यम वर्ग थे और जो निम्न वर्ग थे, ज़्यादातर मात्रा में निम्न वर्ग का शोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में करते थे। मध्यम वर्ग से कई मायनों में इनको कुछ काम भी पड़ता था, कैसे, क्योंकि मध्यम वर्ग में वकील, डॉक्टर, शिल्पकारी ऐसे लोग आते थे, तो उनको उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो निम्न वर्ग थे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान करते। अब जब ये जमींदारी का पद ऊंची बोली लगा के ले लिए, तो अब ये क्या करते थे कि जो निम्न वर्ग थे उससे ज़्यादा मात्रा में कर की उगाही करते थे, और उनसे अपनी जो भूमि रहती थी, उनसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा था कि जो टैक्स नहीं दे पा रहा था, तो उसे अपनी भूमि पर बेगारी करनी पड़ती थी। इतना ज़्यादा उनसे काम करवाते, इतना ज़्यादा काम लेते थे कि जो एक किसान रहता था, तो उसको अपनी जो भूमि में कृषि करने के लिए रात में चंद्रमा के प्रकाश में अपनी भूमि की जुताई और बुवाई करता था, और दिन में बेगारी में इनके यहाँ इनको काम करना पड़ता था। और दोस्तों, ये लोग परेशान भी बहुत करते थे। जो किसानों की जो भूमि होती थी, उन पर सीधे घोड़े कूदा देते थे अपनी। विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे, इनके खेतों में, किसानों के खेतों में आकर के कभी कभी फसल भी चर जाते थे, लेकिन किसान कुछ बोल नहीं सकता था। और यदि किसान
बहुत परेशान होकर के चाहे कि अपनी ज़मीन जो है इसको बेच दे, तो उसमें भी 1/5 भाग हिस्सा नजराने के रूप में जमींदार को देना पड़ता था। यानी कि जो किसान था चारों तरफ से परेशान था। उसके जो आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का कोई सोर्स ही नहीं था। जागीरदारी में जो रहने वाली जनता जो थी, उनमें फिर धीरे धीरे क्या किया गया, आटे की चक्कियाँ खोल दी गई और वहाँ पर शराब की भट्टियाँ खोल दी गई। अब किसान क्या करता, दिन भर काम करता और जो भी उसको पैसा मिलता तो शराब में जाकर के उड़ा देता। तो धीरे धीरे किसान की स्थिति धीरे धीरे और निम्न स्तर उसका गिरने लगा और इसका स्तर पूरी तरीके से गिरने लगा और वह आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ने लगी। धीरे धीरे क्या होने लगा, जो किसान थोड़ा बहुत जो पैसा तो जुए में, शराब खाने में वहाँ पर नष्ट करता और उसे, परंतु उसे विशेष अधिकार मिले कारण उनकी दशा भी साधारण वर्ग से कहीं अच्छी थी। जो कुलीन वर्ग था बहुत अच्छी थी उनकी स्थिति। तो इस प्रकार से कुलीन वर्ग ने जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया, जिससे जनता आहत हुई और क्रांति के लिए तत्पर। सेकंड जो वर्ग है दोस्तों, पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग जो था दोस्तों, पादरियों को विशेष अधिकार मिले थे। पादरी जो थे वो क्या करते थे, पादरी वर्ग दो होते थे, एक तो जो पादरी की जो संतान होते थे वो थे, और दूसरे जो थे जो पादरी अपना सरनेम लेके चलते थे। तो देखिए, एक जो पोप जो होता है चर्च का, उसका जो बेटा होगा तो वो भी पादरी बनेगा, और जो दूसरे जो सरनेम लेके चलते थे, भले वो पूजा पाठ नहीं करते थे। अब इन लोग जो चर्च में पूजा पाठ करते थे, इतना आडंबर मचा देते कि लाखों करोड़ों रुपए इनको वार्षिक के रूप में मिल जाते थे। अब धीरे धीरे इन पैसों से क्या करने लगे, अय्यासी करने लगे, और ये क्या करने लगे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की क्या करने लगे, अपना जो जीवन था बहुत ही राजसी ठाठ बाट से जीते थे। किंतु इनका संपूर्ण जीवन समय के अनुसार रास रंग में व्यतीत हुआ था। धार्मिक कार्य में किंचित मात्र भी लोग अपना समय नहीं देते थे। इस प्रकार से यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत ही, इन लोगों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, पादरी वर्ग की और कुलीन वर्ग की। तीसरा तो दोस्तों हमारा मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते थे जैसे हमारे जो दार्शनिक हो गए, जो डॉक्टर हो गए, जो वकील हो गए, ठीक है, इसके बाद जो शिल्पकारी हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए। तो ये हमारे मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये दोस्तों इनकी स्थिति तो पादरी और कुलीन वर्ग की जैसे तो नहीं थी, लेकिन कृषक वर्ग जो था, साधारण वर्ग था, उससे कुछ बेहतर थी। और इनमें क्या था, समाज और, लेकिन इनको समाज और शासन में दोनों में उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं था। देखिए क्या रहता है कि ये जो जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो इनका काम कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से बढ़ता रहता था। इसलिए इनको न, इनकी स्थिति जो थी ना ज़्यादा उच्च थी और ना ही ज़्यादा निम्न थी। ये मध्यम वर्ग थे, मतलब कमाते खाते रहते थे अपना। समझ रहे हैं आप। अब सबसे महत्वपूर्ण अपन बात करेंगे चतुर्थ वर्ग की। तो चतुर्थ वर्ग कौन था, साधारण वर्ग। चतुर्थ वर्ग था दोस्तों, वह फ्रांस की शासन व्यवस्था से बहुत ज़्यादा आहत था और बहुत ज़्यादा हानि उसी को उठानी पड़ी। क्योंकि दोस्तों था क्या कि फ्रांस में जो चौथा वर्ग था, तो इसमें कृषक, कारीगर, मजदूर और शिल्पकार सम्मिलित थे। फ्रांसीसी जनसंख्या की 80 से 85% वर्ग इस वर्ग के अंतर्गत आता था। इस वर्ग के लोग अपना भरण पोषण मजदूरी करके, कृषक है तो अपनी खेती करके करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वर्ग का जो व्यक्ति था, राज्य का 85% कर यही देता था। एक किसान अपनी आय का 84% से अधिक कर देता था। अब सोचिए, यदि आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 85 रुपये यदि टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे दें, तो आपके पास क्या बचेगा और आपकी स्थिति क्या होगी, सोचिए आप। तो स्थिति यहाँ की बहुत ज़्यादा दयनीय होती गई। एक स्थिति ऐसी आई कि किसान के पास पेट में खाने के लिए खाना तथा तन में ढकने के लिए कपड़ा का भी आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। जब किसान के पास खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं होता था,
तो वो क्या करता था, फिर जाकर के बेगारी करने लगा, यानी कि बिना पैसे के जाकर के ये जमींदारों के घर में काम करता था। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संतान को दुगना कर देना पड़ता था, इतनी ज्यादा स्थिति वहां की खराब थी। खेतों पर, उपज पर, उनके सड़कों और पुलों के लिए टैक्स, चुंगी, देखिए ये तो मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, फिर सड़क टैक्स, चुंगी टैक्स, ठीक है, रोड टैक्स, जितने टैक्स विभिन्न प्रकार के जो कर थे उन्हीं से लिए जाते थे। तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो साधारण वर्ग था, तो बहुत ज़्यादा फ्रांस की जनता, फ्रांस के शासन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब वो चाहता था कि कोई ऐसी शासन व्यवस्था आए, कोई ऐसा यहाँ पर शासक आए जो कि सभी को समान भाव से देखे, सभी को समानता का व्यवहार दे। और इसकी इन्हीं कारणों के कारण फ्रांस की जनता, एक दिन ऐसा होता है कि सारी जनता एक हो जाती है और क्रांति के लिए तत्पर हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपकी कुछ समझ में आया, मैंने आपको फ्रांस की स्थिति बताया हूँ आज मैं, कि वहाँ का समाज कैसा था, समाज में किस वर्ग के लोग थे, उन वर्गों के लोगों का कार्य क्या था और किस प्रकार से वो लोग कार्य करते थे। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो चैप्टर था, यदि आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।